तो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं प्रधान शिक्षक की तैयारी और बनना चाहते हैं प्रधान शिक्षक, तो हो जाएं तैयार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना निश्चित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा को। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा, जो है लॉरेंस कोहलबर्ग पर आधारित। ध्यान देंगे दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा को। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिए थे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। नैतिकता का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। ध्यान देंगे, नैतिकता का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। कोहलबर्ग महोदय अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग महोदय अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान देंगे, कोहलबर्ग महोदय अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग महोदय अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखेंगे दोस्तों, नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? ध्यान देंगे, नैतिकता मानव का वह गुण है। नैतिकता मानव का वह गुण है। नैतिकता मानव का वह गुण है। नैतिकता मानव का वह गुण है जिससे मानव को सही और गलत की पहचान होती है। ध्यान देंगे, नैतिकता मानव का वह गुण है जिससे मानव को सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे में, ध्यान देंगे, बच्चे में नैतिकता का विकास अपने परिवार और सामाजिक परिवेश से ही होता है। बच्चे में नैतिकता का विकास अपने परिवार और सामाजिक परिवेश से होता है। ध्यान देंगे, बच्चे में जो नैतिकता का विकास होता है, एक तो अपने परिवार से होता है दोस्तों, एक और जहाँ बच्चे रहते हैं उस सामाजिक परिवेश का भी बच्चे के नैतिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, बच्चे में नैतिकता का विकास अपने परिवार, ध्यान देंगे, बच्चे में नैतिकता का विकास अपने परिवार और सामाजिक परिवेश से होता है। दोस्तों, नैतिकता से संबंधित एक कहानी जो बहुत प्रचलित है, वो कहानी है हिंज की कहानी। नैतिकता से संबंधित एक कहानी प्रचलित है, जो कहानी है हिंज की कहानी। हिंज एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बीमार रहती है। ध्यान देंगे, आगे मैं इसको और विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। हिंज एक व्यक्ति रहता है जिसकी पत्नी बीमार होती है। हिंज को एक दवाई की सख्त आवश्यकता होती है और वो उस दवाई को लेने दवाई के दुकान जाता है, और दवाई दुकानदार जो है उसे वो दवाई देने से मना कर देता है, क्योंकि हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं। फिर हिंज फंस जाता है नैतिक दुविधा में। हिंज फंस जाता है नैतिक दुविधा में। अगर वो दवाई नहीं खरीद पाएगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। अगर वो दवाई चोरी कर लेता है तो पुलिस पकड़ लेगी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, नैतिकता क्या है? तो नैतिकता मानव का वह गुण है जिससे मानव को सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे में नैतिकता का प्रभाव अपने परिवार का पड़ता है, और नैतिकता का विकास अपने परिवार से होता है, और बच्चे को आप जिस परिवेश में रखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए और आप प्रश्न को देखते ही सही ऑप्शन को चुन लें। तो दोस्तों, बच्चे में नैतिकता का विकास पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। बच्चे में नैतिकता का विकास उसके परिवार से, जहाँ बच्चे के अपने परिवार से और सामाजिक परिवेश से, जहाँ आप बच्चे को रखेंगे उस सामाजिक परिवेश में जिस प्रकार के नैतिकता होगी, उसी प्रकार के नैतिकता का विकास उस बच्चे में भी होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक कहानी है हिंज की कहानी, जो मैंने बताया। हिंज एक व्यक्ति होता है
जिसकी पत्नी बीमार होती है, जिसे दवाई की सख्त आवश्यकता होती है, पर हिंज के पास पैसे नहीं होते हैं। हिंज जब दवाई के दुकान में जाता है तो दवाई दुकान वाला उसे दवाई देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर हिंज फंस जाता है नैतिक दुविधा में कि क्या करें क्या ना करें। अगर वो दवाई नहीं खरीद पाएगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। अगर वो दवाई को चोरी कर लेता है तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो नैतिक दुविधा है, इस प्रकार की जो दुविधा है उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। इस प्रकार की जो दुविधा है, क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति है, उसे ही कहते हैं नैतिक दुविधा। तो दोस्तों, नैतिक दुविधा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक से संबंधित परीक्षा में। तो दोस्तों, क्या करें क्या ना करें, मतलब डिसीजन क्या लेना है हमें, उसके बारे में सही निर्णय न कर पाना ही नैतिक दुविधा है। आगे देखेंगे दोस्तों, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है, जो मैंने आपको अभी समझाया। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति ही नैतिक दुविधा कहलाती है। वही कहानी के बारे में दोस्तों मैं नोट्स में भी लिखा हूँ कि अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों, नैतिक तर्कना क्या है, मोरल रीजनिंग, इसको कहते हैं दोस्तों मोरल रीजनिंग। तो शिक्षक बंधुओं ध्यान देंगे, नैतिक तर्कना क्या है। मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाते हुए आगे लेकर चलूँगा। तो दोस्तों, नैतिक तर्कना क्या है, मोरल रीजनिंग। सही और गलत के बारे में ध्यान देंगे, सही और गलत के बारे में, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना। हिंज जब नैतिक दुविधा में फंसता है तो वो एक डिसीजन पर पहुंचता है कि मुझे दवाई की चोरी करनी है, ताकि मेरी पत्नी जो है मैं उसका जान बचा सकूं। तो हिंज एक डिसीजन पर पहुंचता है कि मुझे दवाई की चोरी करना है। तो दोस्तों, यही है नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा से निकलकर एक डिसीजन को चुनना ही नैतिक तर्कना कहलाता है, जिसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं दोस्तों। आगे हैं, ध्यान देंगे, कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर को बताया है। कोहलबर्ग महोदय जो अमेरिका के निवासी थे, उन्होंने नैतिकता के कितने स्तर को बताया है। ठीक है शिक्षक बंधुओं, समझ में आ रहा है? तो शिक्षक बंधुओं ध्यान देंगे, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर को बताया है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर को बताया है। पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे प्री कंजर्वेशनल स्टेज कहते हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे प्री कंजर्वेशनल स्टेज कहते हैं, जो 0 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ध्यान देंगे, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर प्री कंजर्वेशनल स्टेज, प्री कंजर्वेशनल स्टेज जो 0 से 4 वर्ष की अवस्था में, 0 से 4 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है प्री कंजर्वेशनल स्टेज, प्री कंजर्वेशनल स्टेज, इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों, इस ध्यान देंगे, इस अवस्था में, किस अवस्था में, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है 0 से 4 वर्ष का, बच्चे के 0 से 4 वर्ष का जो उम्र है, उस उम्र में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। 0 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे के 0 से 4 वर्ष की अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के अनुसार होता है। ध्यान देंगे, प्राक रूढ़िगत, अब शिक्षक बंधु आगे देखेंगे, प्राक रूढ़िगत स्तर को भी 2 भागों में बांटा गया। प्राक रूढ़िगत स्तर को भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। तो दोस्तों पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की, ध्यान देंगे, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता में बच्चे की नैतिकता, बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन, बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। जब हिंज ने चोरी की, जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाया, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों इसे कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। आगे देखेंगे दोस्तों साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता क्या है? इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई, ध्यान देंगे, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता की जो अवस्था है, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। जैसे को तैसा भी कहा जाता है, ध्यान देंगे, जैसे को तैसा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का टिफ़िन खा लिया, एक बच्चे ने विद्यालय में दूसरे बच्चे का टिफ़िन खा लिया। ये अक्सर घटनाएं होती है दोस्तों कि एक बच्चा जो है अगर किसी के टिफ़िन में अच्छा चीज़ है तो दूसरा बच्चा उसका खा लेता है। तो दोस्तों अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का टिफ़िन खा लिया तो दूसरे बच्चे ने भी दूसरे दिन उसकी टिफ़िन खा ली। तो दोस्तों इस तरह की जो घटना होती है, इस घटना को कहते हैं जैसे को तैसा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस तरह के प्रश्न शिक्षक से संबंधित परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता क्या है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से चुनना है। यह है जैसे को तैसा की अवस्था, ठीक है ना दोस्तों, या घटना दे दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसमें से आपको चुन लेना है कि ये किसके अंदर आएगा? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता के अंदर आएगा। तो आगे दूसरा जो है कोहलबर्ग नैतिकता के जो स्तर को 3 भागों में बांटा, उसमें दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ध्यान देंगे, उसमें दूसरा कौन सा है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। देखेंगे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या है। तो ध्यान देंगे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसे दोस्तों कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर को कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज। ये दोस्तों आता है 0 से 13 वर्ष के बीच। रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत 0 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 0 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के, ध्यान देंगे, 0 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। ध्यान देंगे 0 से 13 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर, जो काम दूसरा लोग करता है उसको अपने अंदर समाहित कर लेता, समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वह भी सही और गलत का निर्णय लेने लगता है। किस वर्ष की अवस्था में दोस्तों? 0 से 13 वर्ष तक की अवस्था जो है वो उस अवस्था में दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग जो है सही और गलत का निर्णय लेता है। इसे 2 भागों में बांटा गया। ध्यान देंगे इस अवस्था को, रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। बच्चे में अच्छा लड़का लड़की बनने की जिज्ञासा होती है, उन्मुखता होता है। देखेंगे दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। दूसरा है शिक्षक बंधुओं कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। ये देखेंगे क्या है?
ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। तो पहले देखेंगे अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता क्या है। इसमें दोस्तों दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन करना, इसमें अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता में दूसरे के साथ भला बनने की कोशिश करता है बच्चा, दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन करता है। और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता क्या है, तो इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि इसके अगर मान लीजिए एक बच्चे के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चे के उदाहरण मैं बता रहा हूँ कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता का, कि मान लीजिए किसी बच्चे के भाई का एक्सीडेंट रेड लाइट को पार करते समय हो जाती है, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके भाई की रेड लाइट पार करते समय मृत्यु हो गई थी, वो कभी रेड लाइट को पार नहीं करेगा। तो ये जो गुण है ये कहलाएगा दोस्तों कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। आगे कक्षा को बढ़ाते हैं। तीसरा जो है स्तर वो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। तीसरा स्तर है दोस्तों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो है इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। दोस्तों ये 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इस अवस्था में ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चे अपना निर्णय खुद से लेते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो वो अपना निर्णय खुद लेने लगता है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बच्चा अपना खुद का निर्णय किस अवस्था में लेता है, कोहलवर्ग की किस अवस्था के अनुसार लेता है। तो दोस्तों कहेंगे आप उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर के अनुसार अपना निर्णय बच्चा खुद लेता है जब वो 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में पहुंच जाता है। वह यह भी निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो इसका निर्णय खुद से ले लेते हैं। इसकी दो अवस्था है, जो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता है इसकी दो अवस्था है। पहला सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, पहला स्तर है या पहला अवस्था है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आपको मैं इस टॉपिक से एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा रहा हूँ। एक भी टॉपिक को इस कंटेंट से नहीं छोड़ रहा हूँ। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न इसी वीडियो के अंदर समाहित है। तो आप ध्यानपूर्वक देखें और इसके बाद जो हमारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो है उसको देखें। आपको खुद ब खुद इस टॉपिक से सारे प्रश्न बन जाएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आपके पास समय ना हो आप वीडियो को चला दें, सिर्फ सुने, उसी से सारे तथ्य आपके दिमाग में बैठ जाएगा और सारे प्रश्न के उत्तर आप सही दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बनना है प्रधान शिक्षक तो आप मेरे साथ तैयारी में लगे रहें। जो परीक्षा में जो अभी 2-3 महीने की समय है, 3 महीने के अंदर जो है मैं आपको पूरे कोर्स सिलेबस के अनुसार करवाऊंगा। अगर आपको मेरा ये जो पढ़ाया हुआ है पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आगे देखेंगे। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, देखेंगे। इस अवस्था में किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में जो किशोर होते हैं वह यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए होता है, लोग नियम के लिए नहीं होता है। नियम लोगों के लिए होता है, लोग नियम के लिए नहीं होता है। दोस्तों ध्यान देंगे, इस अवस्था में ऐसा मानते हैं कि लोग नियम के लिए होता है, नियम लोगों के लिए नहीं होता है।
ध्यान देंगे, इस अवस्था में किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए होता है, लोग नियम के लिए नहीं होता है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। किशोर ऐसा सोचता है कि अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट पार करते समय किसी की जान बच सकती है, अगर रेड लाइट पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और रेड लाइट को तोड़ने से उस व्यक्ति की जान बच सकती है, तो वह, अगर बच्चा इस अवस्था में है, ध्यान देंगे दोस्तों, अगर बच्चा इस अवस्था में है यानी 13 वर्ष के ऊपर की अवस्था में है, तो वो रेड लाइट फेड लाइट कुछ नहीं मानेगा, वो रेड लाइट को तोड़कर उस व्यक्ति की जान बचाएगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में ऐसा चलता है कि नियम लोगों के लिए होता है, लोग नियम के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये गुण बच्चे की किस अवस्था में आता है, नियम तोड़ने वाली, तो वो आता है 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में, जब उसे लगता है कि नियम तोड़ने से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है तो वो नियम को तोड़ देगा और उस व्यक्ति की जान को बचाएगा। आगे देखेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता क्या है, तो देखेंगे इसमें बच्चे किसी दूसरे के विचार से नहीं, इस अवस्था में बच्चे किसी दूसरे के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों से व्यवहार करता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसी दूसरे के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों से व्यवहार करता है। उसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाता है। ध्यान देंगे, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल जो होता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, अगर इस प्रकार का गुण जिस बच्चे में होता है तो बच्चे किसी दूसरे के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों से व्यवहार करता है। बच्चा किसी दूसरे के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों से व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाता है। इस तरह के गुण में बच्चे दूसरे के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाता है। जैसे पहले के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह थे, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जान पर भी खेल दिया और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गया। तो दोस्तों उसमें सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत होगा, सार्वभौमिक नैतिकता वाला गुण होगा, इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया। आगे देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। ध्यान देंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। कोहलबर्ग महोदय जो थे, इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। देखेंगे वो आलोचना क्या था, ध्यान देंगे वो आलोचना क्या था, इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो दोस्तों कोहलबर्ग जो कंटेंट था वो ख़त्म हो गया है, सिर्फ बचा हुआ है उनकी जो आलोचनाएं हुई है वो। तो दोस्तों अगर मेरा ये जो क्लास है वो आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर अन्य वीडियो भी लेकर आपके बीच उपस्थित हो सकूं। तो दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन, ध्यान देंगे, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन, जो एक महिला थी, कैरोल गिलिगन ने, उन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। जो कैरोल गिलिगन थी, इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग महोदय ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने किया। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने किया, तो इसका आप सही उत्तर देंगे कैरोल गिलिगन। किसने किया था? कैरोल गिलिगन, जो एक महिला मनोवैज्ञानिक थी।
इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। इनका मानना था कि कोहलबर्ग जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सिर्फ पुरुष के ऊपर किए। इनका मानना था कि पुरुष और महिला के अंदर जो नैतिक विकास होता है वो अलग अलग होता है। पुरुष और महिला के अंदर जो नैतिकता है उसमें काफ़ी अंतर रहता है। तो आगे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? कैरोल गिलिगन ने किया था। मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग, इन्होंने कहा मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंट नहीं दी। कोहलबर्ग ने मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो दोस्तों ये था आज का जो क्लास, वो था बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित और हमारा टॉपिक था लॉरेंस कोहलबर्ग, जो पूर्णतः समाप्त हो गया है और इससे बाहर एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न, अगर आप इस वीडियो को पूर्णतः देखे होंगे तो इस कंटेंट से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न के उत्तर आप बिल्कुल सही सही दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बनना है प्रधान शिक्षक तो आप हमारे साथ तैयारी में लगे रहें। मैं बिल्कुल पूर्णतः तैयारी करवाऊंगा और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में आएगा और आप बनेंगे प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।